सारे चैनल सारे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन रही है और झारखंड में भी बीजेपी की सरकार बन रही है। यूपी में योगी आदित्यनाथ 9 के 9 सीट जीत रहे हैं, बिहार में एनडीए गठबंधन जीत रहा है, राजस्थान में बीजेपी की वापसी हो रही है। इस तरह के एग्जिट पोल हैं तो आप बिल्कुल लोड न लीजिए, परेशान न होइए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अगर आप खासकर एससी एसटी ओबीसी किसान अल्पसंख्यक हैं तो बिल्कुल लोड मत लीजिए, आपके लोड लेने से कुछ होगा नहीं। जरूरत है अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत रहने के लिए, सजग रहने के लिए। पहली बात तो मैं टीवी अखबार की बता दूं, एक तो इनके सारे एग्जिट पोल फर्जी साबित होते रहे हैं, आप सब जानते हैं। हरियाणा पर इनका फर्जी एग्जिट पोल साबित हुआ, ये कह रहे थे कि कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी जीत गई। 2024 पर फर्जी पोल इनका साबित हुआ, कह रहे थे 400 पार, 241 पर बीजेपी आ गई। तो ये जरूरी नहीं है कि ये जो दिखा रहे हैं वो सच होगा, लेकिन कुछ चीजें हैं जो समझना चाहिए। एक तो इस देश के एससी एसटी ओबीसी के पास ईवीएम का कोई तोड़ नहीं है। जब तक ईवीएम है तब तक सत्ता में जो दल रहेंगे वो ये सब ड्रामा करते रहेंगे और आपको झेलना पड़ेगा। और सोचिए ईवीएम लेके कौन आया? ईवीएम लेके आई कांग्रेस और बीजेपी उसका फायदा उठा रही है। दूसरा बड़ा सवाल है कि जिस तरह से यूपी में पुलिस वाले गोली चलाते हैं, वोट नहीं करने देते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा दलित और पिछड़ों को वोट नहीं करने दिया गया, मुसलमानों को वोट नहीं डाला गया। तो ये जो जातिवादी तरीके से जो सरकारें चल रही है, दरअसल एससी एसटी ओबीसी के मुख्यमंत्री न तो ऐसा कर सकते हैं और करना भी चाहे तो नहीं कर सकते, क्योंकि अपने जात के सारे जगह एसपी डीएम एसएचओ लाएंगे कहां से? इस देश में जैसे ही कोई एससी एसटी ओबीसी का मुख्यमंत्री सीएम पीएम बनेगा, आप चपरासी बन जाइए, आपका विरोध आपके डिपार्टमेंट में शुरू हो जाएगा, क्योंकि भागीदारी बहुत कम है। तो जब तक इस देश के व्हाइट कॉलर लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपने संवैधानिक अधिकार के लिए नहीं बोलेंगे तब तक नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, जब तक एससी एसटी ओबीसी के नेता जातिवाद मनुवाद से सावधान नहीं रहेंगे, जातिवादी मनुवादी लोगों से सावधान नहीं रहेंगे, और एससी एसटी ओबीसी के लोग जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक ऐसे नतीजों के लिए गांठ बांध लीजिए। इसमें हमारे लायक एक ही चीज है कि पहले कांग्रेस 60 साल राज करती थी, अब बीजेपी 60 साल राज करेगी। लेकिन ये लड़ाई आपको सीधे सीधे लानी पड़ेगी। कांग्रेस जो इसमें है ना, वो सबसे कमजोर कड़ी है। आरएसएस की दो पार्टियां हैं, कम से कम मजबूत पार्टी, 2-3 पार्टी है, चाहे ममता बनर्जी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सब आरएसएस की पार्टी है। और ये बात जब तक एससी एसटी ओबीसी के नेता नहीं समझेंगे तब तक ये होता रहेगा। जब तक अखिलेश यादव, मायावती जी, लालू यादव, नीतीश कुमार जी, इन तमाम लोगों को जब तक ये एक मंच पर आएंगे नहीं, तब तक आपके हक के अधिकार की बात होगी नहीं। एक रास्ता जरूर है जो मैं आपको बता सकता हूं, बाकी आपकी मर्जी। रास्ता यह है कि अगर जैसे आज के डेट में सवर्ण समाज वोट कहां करता है, तमाम पार्टी सवर्ण समाज की है, कांग्रेस भी सवर्ण समाज की है, बीजेपी भी सवर्ण समाज की है, ममता बनर्जी भी सवर्ण समाज की है, नवीन पटनायक भी सवर्ण समाज के हैं। लेकिन सवर्ण समाज हिंदी पट्टी, खासकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी के वोट कहां करते हैं? केरल तक कहां करते हैं? वो बीजेपी को वोट करते हैं। वो पहले कांग्रेस को वोट करते थे, पहले फिर बीजेपी को वोट करते हैं। तो यही होशियारी अब एससी एसटी ओबीसी के लोगों को भी दिखानी पड़ेगी, और जब तक नहीं दिखाएंगे तब तक आपकी सरकार नहीं बनेगी। अब बात मैं झारखंड ले चलता हूं आपको। झारखंड में क्या हुआ? हेमंत सोरेन 4.5 साल तक, जब तक वो जेल नहीं गए तब तक एससी एसटी ओबीसी की उनको याद ही नहीं आई, देर कर दी उन्होंने। अब वो खालिस अम्बेडकराइट बन गए हैं, खालिस बहुजन बन गए हैं, खालिस फूले बिरसा पेरियार की बात अब वो करने लगे। अब उन्होंने कहा कि हर जिले में हम जीते तो अपना मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और साथ यूनिवर्सिटी खोलेंगे। अच्छी बात है। जेल से आने के बाद उनका एटीट्यूड बदला है, लेकिन समझिए उनके सलाहकार कौन लोग थे। सोचिए, बीजेपी दिलीप मंडल को हायर करती है, लेकिन जितने बहुजन दल के नेता हैं, अखिलेश यादव पर आऊंगा मैं, उनका 5 साल का मुख्यमंत्री वाला, तो इनको हारने दीजिए। एक आध बार हारेंगे, धक्का खाएंगे, तब जाकर बहुजन आंदोलन को समझेंगे। आप बहुत अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए, चिंता होती होगी लेकिन ब्लड प्रेशर मत बनाइए। आप रहिए, हेल्थ पर ध्यान दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए,
और साथ ही अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लिखिए पढ़िए जो हम लोग कर सकते हैं। उसके अपने खतरे हैं लेकिन उसको उठाना पड़ेगा। तो जैसे राजेंद्र प्रसाद सिंह क्या कहते हैं कि नेहरू ने इंदिरा गांधी को संसद नहीं भेजा, आइडियोलॉजी समझाई, विचारधारा समझाई। नतीजा हुआ कि नेहरू जी के जाने के बाद, नेहरू जी के परिनिर्वाण के बाद इंदिरा गांधी ज्यादा समय तक सत्ता में राज करती अगर उनकी हत्या न होती। लेकिन बहुजन समाज के लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को संसद पहले भेज देते हैं, विधानसभा पहले भेज देते हैं, सांसद पहले भेज देते हैं, मंत्री मुख्यमंत्री बना देते हैं, लेकिन उनको करना क्या यही नहीं पता रहता है। अब हेमंत सोरेन अब जेल गए, धक्का खाए हैं, अब उनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है, लेकिन आज भी उनके आसपास जो लॉबी है वो सवर्ण लॉबी ही है। तो समझिए, जो समाज आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, कपड़ा नहीं पहनने देना चाह रहा था, जो आपको अच्छा नाम नहीं रखने देना चाहता था, मनुस्मृति में राम रखने की भी परंपरा है कि आपके नाम से आपकी जाति पता चल जाए, वो लोग आपको मुख्यमंत्री बनाए रखना चाहते। तो जितने एससी एसटी ओबीसी के नेता हैं या मंत्री हैं, जिस पार्टी में हो भैया, अगर आप जातिवादी मनुवादी लोगों को रखे हुए हैं तो आपका देर सवेर लपटाना जरूरी है। आप लपटाएंगे आज न कल। तो इसी चक्कर में हेमंत सोरेन फंसे हैं। वैसे लास्ट के 6 महीना उन्होंने दम लगाया, लास्ट के महीने में उन्होंने दम लगाया और अच्छा दम लगाया। कल्पना सोरेन का भाषण सुना, हेमंत सोरेन का भाषण सुना, अच्छा दम लगाया उन्होंने। तो चलिए, हार होती रहती है, लेकिन वो बहुजन नेता बन गए हैं। वहां भी गलती हुई है, लायबिलिटी कांग्रेस थी। कांग्रेस के बदले सुदेश महतो को अपने पाले में लाना चाहिए था। ये बात बीजेपी से आपको सीखनी पड़ेगी। सोचिए, बीजेपी लगभग 40 दलों से गठबंधन करती है। बीजेपी का कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। वो देखती है कि हमको राजनीतिक फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सोचिए, जो दिलीप मंडल दिन रात 10 साल से बीजेपी को कोस रहे थे, जिन्होंने सोशल मीडिया पर बीजेपी के खिलाफ इतना बड़ा नैरेटिव चलाया, जब बीजेपी को लगा कि इस आदमी से फायदा हो सकता है तो उसको ले लिया, लेकिन तमाम बहुजन दल को वो रास नहीं आए। तो हो सकता है अगली 5 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद हेमंत सोरेन और एससी एसटी ओबीसी के करीब आए। सुदेश महतो का भी देखेंगे और सरकार बनती है, लेकिन अभी भी सचेत मत होइए, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं। और वैसे भी टीवी अखबार पर भरोसा मत कीजिए, उसमें ना आदिवासी हैं, न पिछड़े हैं, न दलित हैं, न एंकर है, न रिपोर्टर है, न मीडिया मालिक है, न संपादक है। तो उनकी बातों का क्या, वो तो ऐसे भी आपके विरोधी हैं। आप जीत भी जाएंगे तो आपका विरोध करेंगे। अब दूसरी बात, अखिलेश यादव की यूपी में। सोचिए, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो उनके समर्थक मायावती जी के पार्कों पर पत्थर चलाते थे। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो वो कहते थे कि हम प्रोग्रेसिव पिछड़ा हैं। वो एक्सप्रेसवे बना रहे थे, अच्छी बात है, मेट्रो बना रहे थे, शहरों का विकास कर रहे थे जहां सबसे ज्यादा सवर्ण समाज के लोग हैं। गांव पर उनका ध्यान नहीं गया, फुले पेरियार अम्बेडकर पर ध्यान नहीं गया, पीडीए पर ध्यान नहीं गया। मायावती जी थी, उन्होंने दलित पिछड़ों का आंदोलन चलाया, इसमें कोई दो मत नहीं है, बहुजन आंदोलन चलाया, लेकिन उनके खिलाफ मीडिया लामबंद हो गई और मीडिया ने उनको बदनाम कर दिया। जैसे लालू यादव को बदनाम किया, जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे दलित पिछड़ों की बात करते थे उनको बदनाम किया। लेकिन अब वक्त बदला है, अब मीडिया जिस बहुजन नेता को खराब कहता है उसके साथ समाज जुड़ जाता है, जहां रेट पड़े और समाज जुड़ता है। तो अखिलेश जी से भी बड़ी गलतियां हुई, लेकिन सत्ता से 15 साल से वो बाहर हैं, अब उनको समझ में आ गया है। तो वो अब दलित पिछड़े किसान अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं और मजबूती से कर रहे हैं, और उसका नतीजा भी है कि 37 सीट जीत गए। तो ये एक अच्छे संकेत है। तो हार जो है वो आदमी को सिखाता है। अब रही बात बिहार में 4 सीटों पर चुनाव है। तेजस्वी यादव अगले लोकसभा तक A to Z कर रहे थे, देखते हैं उनका एटीट्यूड का क्या होता है। लेकिन अब वो धीरे धीरे समझ गए हैं कि एससी एसटी ओबीसी के मुद्दे पर आना पड़ेगा। ये भी सही है। नीतीश कुमार का तो इस्तेमाल हो रहा है और कुछ नहीं, उनके आगे पीछे जो लोग हैं आप जानते ही हैं। अब रही बात महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में एससी एसटी ओबीसी के लिए कुछ खोने वाला है नहीं। वहां एससी एसटी ओबीसी का मुख्यमंत्री तो बनाना ही पड़ेगा। तो ओवरऑल कांग्रेस बीजेपी में आपको कोई एक पार्टी चुननी पड़ेगी, तो कोई मत चुनिए। जब तक एससी एसटी ओबीसी के नेता, जैसे समाजवादी पार्टी सुधरी है, अब जेएमएम भी सुधरेगी। बीएसपी सोचिए अकेले चुनाव लड़ती है, उनका भी कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि जब बीजेपी जैसी पार्टी जिसके पास पैसा है, संसाधन है, मीडिया है, 20 राज्यों में सरकार है, वो भी 20-30 दलों से गठबंधन करके चुनाव लड़ती है,
कांग्रेस भी 30 दलों से गठबंधन चुनाव लड़ती है, तो वो कैसे जीत जाएगी चुनाव? तो उसके जीतने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। और मैं सच बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आज के समय में बिना गठबंधन चुनाव नहीं जीत सकते। हाँ, ये बात है, बीएसपी में वो ताकत है, वो इंडिया गठबंधन के साथ जाए तो उसकी सरकार बन जाएगी, वो एनडीए के साथ जाए तो उसकी सरकार बन जाएगी, ये इसमें कोई दो मत नहीं है। तो अखिलेश यादव भी सुधार कर रहे हैं, हेमंत सोरेन भी अब सत्ता से बाहर रहेंगे तो उनको समझ में आएगा कि कैसे उनके साथ जातिवाद हुआ। अब रही बात महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में भी एक बात जरूर हुई है कि सोशल मीडिया आने से, बहुजन मीडिया आने से बीजेपी अब मजबूर हो गई है कि वो दलित पिछड़ों की बात करने लगी है। दिलीप मंडल जैसे लोग वहां जब पहुंचे हैं तो दलित पिछड़ों की बात होने लगी है। लेकिन नजर बनाए रखिए और सवाल पूछते रहिए, एक दिन में चीजें नहीं बदलती है। अभी कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, एससी एसटी ओबीसी की बात कर रही है, लेकिन एक बार मैं जरूर बहुजन समाज को कहूंगा कि आप या तो कांग्रेस को वोट दीजिए या बीजेपी को वोट दीजिए, इस हालत से निकलिए। आप जैसे कांग्रेस से 60 साल तक एससी एसटी ओबीसी के लोग लड़े, जगदेव बाबू लड़े, रामस्वरूप वर्मा लड़े, आपको बता दें शरद यादव लड़े, लालू यादव की बहुत लंबे समय तक जननायक कर्पूरी ठाकुर लड़े, सपा बसपा लड़ी, मान्यवर साहब लड़े। आप कोई एक सवर्ण दल खत्म करके बीजेपी से भी अगर लड़ना चाहते तो लड़िए, या फिर बीजेपी में शामिल हो जाइए या कांग्रेस में, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ईवीएम का एक खेल है, और साथ में एससी एसटी ओबीसी के लोगों में अभी भी बहुत ज्यादा दूरियां हैं, आइडियोलॉजिकल समझ कम है, लेकिन लिखते पढ़ते रहना पड़ेगा, लिखते पढ़ते आपको बात करनी पड़ेगी। अखिलेश यादव जिस तेजी से सुधरे हैं, तेजस्वी यादव सुधर सकते हैं, हेमंत सोरेन सुधर सकते हैं। और मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर सपा बसपा आरजेडी जेडीयू जेएमएम जैसी पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ जाए तो इस देश में कांग्रेस बीजेपी का सफाया हो जा सकता है। लेकिन ऐसे ख्याल आप अपने, ऐसी बातों को कल्पना कीजिए, एक समय आएगा जैसे जैसे आपकी नस्लें पढ़ती लिखती जाएंगी, सामाजिक समझदारी होगी, तब तक होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि जिन लोगों को राजनीति अपने परिवार से मिली है, उससे अच्छा है कि जिस दिन एससी एसटी ओबीसी के लोग सड़क का नेता चुनने लगेंगे, आपको नया लालू यादव चाहिए, नया मुलायम सिंह यादव चाहिए, नया कांसीराम चाहिए, नया मायावती जी चाहिए, अपने उन युवाओं को जरूर तरजीह दीजिए जो सोशल सड़कों से निकल के आ रहे हैं। कांग्रेस की सत्ता आ जाए चाहे बीजेपी की सत्ता आ जाए, आपका भला नहीं होना है। इसलिए बहुत बीपी मत बढ़ाइए, बहुत शुगर आप मतलब अपना ब्लड प्रेशर मत बनाइए, बहुत स्ट्रेस मत लीजिए। अभी भी 75 साल हुए हैं, धीरे धीरे संवैधानिक अधिकार मिलेगा। हाँ, इस बात से खुश होइए कि अब वो जमाना गया, अब कम से कम कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आपको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देना पड़ रहा है, और आपको मुख्यमंत्री तो एससी एसटी ओबीसी का ही बनाना पड़ेगा। रही बात कि एससी एसटी ओबीसी के जो मुख्यमंत्री हैं वो अगर बहुजन विचारधारा से आते तो वो ज्यादा काम करते। लेकिन एक बात तो है कि अगर समाज जागरूक रहा तो रिजर्वेशन जो चुप चोरी से खत्म किया जाता है वो भी नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग की जिम्मेदारी और बढ़ रही है, सोशल मीडिया पर हैं, दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यक समाज से हैं, तो आपको किसी भी कीमत पर अपने बहुजन अधिकारों के लिए लिखते पढ़ते रहना पड़ेगा। आपस में जब तक खटास रहेगा, हमारे इतने दल हैं, हमारे नेताओं में इतनी दूरियां हैं, लेकिन हम समाज के तौर पर जरूर एकजुट होते रहेंगे। जब तक एकजुट नहीं होंगे और जातिवादी मनुवादी लोगों को नहीं पहचानेंगे, दल को नहीं पहचानेंगे, तब तक ये होता रहेगा। खैर, लंबा संघर्ष है, चलते रहिए, परेशान मत होइए, तनाव मत लीजिए, और अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सजग रहिए। और जितना एससी एसटी ओबीसी के लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, बोलेंगे, संवैधानिक अधिकार उतना मजबूत होगा। तो ये बात है कि अखिलेश यादव अब खाली से एससी एसटी ओबीसी की बात करने लगे, उनको पता चल गया है। तेजस्वी यादव का देखते हैं क्या करते हैं। नीतीश जी तो अब उसी खेमे में है, उनका तो कुछ कर नहीं सकते हैं। अब तो दिलीप मंडल उस खेमे में है, लेकिन वो एससी एसटी ओबीसी मुद्दे पर ही लिख रहे हैं, ये बात तो एक अच्छी बात है। तो पार्टी कोई हो, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को सचेत कीजिए। और अगर इस बार बीजेपी जीत जाती है दोनों राज्यों में, तो एससी एसटी ओबीसी ही मुख्यमंत्री होगा दोनों जगह। लेकिन आपको समाज के तौर पे तभी कुछ मिलेगा जब आपकी बेईमानी तो हो रही है, सीटों की चोरी हो रही है, लेकिन आवाज अगर उठाएंगे तो अब बहुजन समाज इतना जागरूक हो गया है, सोशल मीडिया आपके पास है, आप अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए अगर आवाज उठाएंगे
तो हो सकता है कि आपकी अनदेखी न करे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। आप हमारी राय से, विश्लेषण से सहमत हैं, अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।